दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम के आज के अंक में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी के मौसम में खेतों में फसलें कटने को हैं और कुछ फसलें कटकर रख गई हैं और इस समय कुछ किसान भाई जायद की फसल भी ले रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी समस्याएं हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं, जिन समस्याओं का समाधान उन्हें कई तरह से मिलता है। उन्हीं समस्याओं के समाधान है हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन। जी हाँ किसान भाइयों, हम आपके लिए कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ लेकर हर बार उपस्थित होते हैं। आज भी कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए अभी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। किसानों का अनुदान पर मिलेगा सोलर पंप। CIEE में राष्ट्रीय कार्यशाला। आम का शीर्ष मुरझान रोग से बचाव। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई फायदेमंद। गन्ने के साथ अंतर्वर्ती खेती। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत अनुदान देकर बहुत ही कम कीमत पर तकरीबन सौर ऊर्जा से चलने वाले 18,500 पंप मुहैया कराएगी। मध्य प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि हम किसानों को बोरवेल के साथ सोलर पंप स्थापित कर उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें व्यवस्था की गई है कि स्थापित सोलर पंप में रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाए, जिससे कि कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पंप के तत्समय व पूर्व अवधि के संचालन का परीक्षण किया जा सके। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवी बाग में छोटे किसानों के लिए उपयोगी कृषि उपकरणों को लेकर 15 दिन का अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य भारतीय कृषि तकनीक का विस्तार करना तो है ही, साथ ही इसके उपयोग से कृषि लागत दर कम करना भी है। संस्थान में बनाई जाने वाली इन मशीनों को देखकर 9 देशों से आए प्रतिनिधि आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि उनके देशों में इस तरह की तकनीक है ही नहीं। अब वे हमारी तकनीक की जानकारी लेकर अपने अपने देशों में इसे लागू करेंगे। आम का शीर्ष मुरझान रोग से बचाव। शीर्ष मुरझान आम की नुकसान पहुंचाने वाली एक प्रमुख बीमारी है। यह बीमारी वर्ष भर कभी भी पाई जा सकती है, परंतु इसका उग्र प्रकोप अक्टूबर से नवंबर माह में देखने को मिलता है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में शाखाओं का सूखना, उसके बाद पौधा पूर्ण रूप से पत्तीविहीन हो जाता है और एक नज़र में देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ आग से झुलस गया हो। डायबेक बीमारी के लक्षण बाद में आम की छाल पर धब्बों के रूप में देखे जा सकते हैं। नव विकसित शाखाओं पर प्रारंभिक धब्बे दिखाई देते हैं। नियंत्रण हेतु रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर नष्ट कर दें तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल का छिड़काव रोगग्रस्त पेड़ों पर करें। पौधों की काट-छांट कुछ इस प्रकार करनी चाहिए कि ग्रसित शाखाओं को 2 से 3 इंच नीचे से काटना चाहिए। छोटे वृक्षों की शाखाओं को काटकर उन पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगा देना चाहिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, जो लगभग 9 से 12 इंच तक गहरी होती है, इससे मिट्टी की कड़ी परत टूट जाती है। परिणाम स्वरूप वर्षा काल में ऐसे खेत की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह जल संरक्षण को प्रत्यक्ष बढ़ावा मिलता है। खरपतवार फसल उत्पादन को लगभग 20 से 60% तक कम कर सकते हैं। कुछ खरपतवार जैसे कांस, मोथा, दूब आदि की जड़ें काफ़ी गहराई तक रहती हैं। इनके नियंत्रण का एक कारगर उपाय ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई है, जिसके करने से उक्त खरपतवारों की जड़ें राइजोम ऊपर सतह पर आ जाते हैं, जो बाद में तेज गर्मी में सूख कर नष्ट हो जाते हैं। गन्ने की फसल के अन्य अंतर्वर्तीय फसलें लगाकर अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। गन्ने की प्रारंभिक वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है, अतः गन्ने की 2 पंक्तियों के मध्य 1 से 20 सेंटीमीटर दूरी के कारण खाली जगहों में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगते हैं, जो पोषक तत्वों के साथ साथ नमी से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। अतः गन्ने की 2 पंक्तियों के मध्य लाभदायी अंतर्वर्तीय फसलों को उगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। इसमें गन्ना एवं आलू, गन्ना एवं प्याज, गन्ना एवं गेहूँ की फसल साथ साथ ली जा सकती है। केवल गन्ना बोने से वर्ष भर में एक बार पैसा मिलता है, जबकि गन्ने के साथ अंतर्वर्तीय खेती करने से 2 बार आय होती है। इस प्रकार अंतर्वर्तीय फसलों से प्राप्त पैसों का सदुपयोग गन्ने या अन्य फसलों की कृषि लागतों में करके अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मक्का के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बीकनगांव में न्यूनतम 1,509 रुपए, अधिकतम 1,660 रुपए। रतलाम में न्यूनतम 1,630 रुपए, अधिकतम 1,970 रुपए। सतना में न्यूनतम 1,400 रुपए, अधिकतम 1,750 रुपए। डिंडौरी में न्यूनतम 1,625 रुपए,
अधिकतम 1,630 रुपए रहा। सरसों के भाव मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। सतना में न्यूनतम 2,900 रुपए, अधिकतम 3,351 रुपए। बिछिया में न्यूनतम 3,600 रुपए, अधिकतम भाव भी 3,600 रुपए रहा। बैतूल में न्यूनतम 2,910 रुपए, अधिकतम 3,620 रुपए। नीमच में न्यूनतम 3,253 रुपए, अधिकतम भाव 3,376 रुपए रहा। सोयाबीन के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। सिंधवा में न्यूनतम 2,600 रुपए, अधिकतम 2,811 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 2,200 रुपए, अधिकतम 2,650 रुपए। राजगढ़ में न्यूनतम 2,771 रुपए, अधिकतम 2,835 रुपए और गोरखपुर में न्यूनतम 2,780 रुपए, अधिकतम 2,800 रुपए रहा। कृषि महोत्सव खेती को लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान। प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे कृषि क्रांति रथ। किसानों से जुड़े सभी विभागों की होगी भागीदारी, सबको मिलेगी योजनाओं की जानकारी। ग्राम संसद के तीसरे दिन होगी खास किसानों से उनके कल्याण और कृषि विकास की बात। पंचायत स्तर पर किसानों की आय दोगुनी करने की बनेगी कार्य योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, निशुल्क मृदा स्वास्थ्य पत्रक, जैविक खेती के लाभ और तरीकों की जानकारी, कैसे नियंत्रित हो कीट और पौधों की बीमारी, दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय, फल फूल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी, बूंद बूंद से अधिक उत्पादन की योजना होगी साकार। हर जिले को मिलेंगे नए कस्टम हायरिंग केंद्र, नई और लाभकारी फसलों के साथ उन्नत किस्मों का ज्ञान, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, मेले और साथ ही अपनी समस्याओं के त्वरित निदान। तो फिर सोचना क्या, जब पहुँचे अपने गाँव कृषि रथ, मिलजुल कर तब करें स्वागत। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। किसान भाइयों, जब फसलें खेतों में कटी हुई रखी हैं और अनाज आपका रख गया है, तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है उसके भंडारण की। यदि सही समय पर भंडारण कर लिया जाए और उचित रखरखाव कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी विशेषज्ञ अर्चना त्यागी जी से। सबसे
सबसे पहले जैसे हम अनाज जो है, अनाज को पूर्णतः सुखा लेंगे। इसको सुखाने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये सूखा है कि नहीं। जनरली हम 8 से 10% नमी अनाज में रहती है। एकदम सूखा होगा अनाज तो वो भी हमारे काम का नहीं रहता है। 8 से 10% नमी उसमें रहे, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि वो जो अनाज है उसका एक दाना वो हम मुंह में डालेंगे और जैसी कट की आवाज़ आती है, दांत से तोड़ेंगे, दांतों के बीच में दबाकर जैसे ही हम उसको तोड़ेंगे तो कट की आवाज़ आएगी और आप समझ सकते हैं कि ये अनाज जो हमारा है वो भंडारण के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो हम उस ऐसे अनाज को ले जाके अपने अनाज भंडारण स्थान पे ले जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो बोरे हैं जिन पे हमको इसको भंडारित करना है, तो ये देखेंगे कि हम वो जो बोरे हैं वो पिछले साल के ना हो, पुराने ना हो। मतलब कोशिश ये करेंगे कि पुराने ना हो, नए बोरों का इस्तेमाल करेंगे। अगर नए बोरों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम पुराने बोरे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी हम उपचारित कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हम 6 घंटे तक उसको धूप में सुखा लें उन बोरों को, और उसको 2 मिलीलीटर मेलाथियान जो होता है, ये कीटनाशक दवा होती है, 2 मिलीलीटर मेलाथियान को 1 लीटर पानी में, हल्के गर्म पानी में इसको घोल के और उससे इन बोरों को हम उपचारित करें खूब अच्छे से। जितने भी हमें बोरों में भंडारण करना है उन सभी बोरों को मेलाथियान कीटनाशक में उपचारित करें और उनको खूब अच्छे से धूप में सुखाएं, क्योंकि गर्मी का है ना मौसम है और धूप बहुत तेज़ होती है। तो हम 6 से 8 घंटे इनको उलट पुलट कर सुखा लें जिससे कि ये उपचारित हो जाएंगे। जब हम इनको उपचारित कर लें उसके बाद अनाज को इन बोरों में भरें। इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो नीम होती है, सभी प्रायः घरों में रखते ही हैं, तो हम इन नीम की पत्तियों को तोड़ के रख लेंगे और इसमें परत दर पर बिछाते जाएंगे। जैसे बोरा में हमने रखा है तो पहली परत हम नीम की पत्तियों की बिछाएंगे, उसके बाद अनाज डालेंगे और इसको जब बोरों में भरते हैं हम तो उसको अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं। मतलब परत तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मिक्स करके अपन बोरों में भर के इनको रख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम कोठलियों में या गोदामों में रखेंगे इसको, तो जो कच्ची मिट्टी की होती हैं बंडियाँ, जो कोठलियाँ होती हैं, इनको क्या करें हम कि पीली मिट्टी से लीप लें। जो पीली मिट्टी होती है उससे अच्छे से लीप लें और है ना सुखा लें उनको अच्छे से। और सुखाने के बाद फिर गेहूं को जब हम भरेंगे या किसी भी अनाज को हम भरेंगे उसमें हम नीम की पत्तियों की परत बिछाएं, फिर हम गेहूं डालें और फिर नीम की परत बिछाएं, क्योंकि बंडियाँ बड़ी होती हैं, गुठलियाँ बड़ी होती हैं, तो परत भी उनमें बीच बीच में हम लगाते जाएंगे। तो ऐसे करके हम इसको भर लेंगे। दूसरा इसका सस्ता उपाय होता है कि जैसे जब हम रखते हैं तो EDB एम्प्यूल आते हैं, आसानी से दुकानों में मिलते हैं। जो आपके आसपास इंसेक्टिसाइड की दुकानें हैं वहाँ से हम एक EDB एम्प्यूल 1 कुंटल के लिए पर्याप्त होता है। तो मान लीजिए आप 3 कुंटल का आपकी कोठलिया है या 4 कुंटल की आपकी कोठलिया है, जितना अनाज आता है तो उसमें हम 4 कुंटल EDB एम्प्यूल फोड़ेंगे। लेकिन अब EDB एम्पूल हम कैसे फोड़ेंगे, उसको एक साथ नहीं डालना है ना। तो उसको क्या करेंगे कि अपन नाप लेंगे कि हमारी जो कोठली का साइज़ है वो क्या है। उसमें हम ये देखेंगे कि ये ना कितना लंबा है, तो एक थोड़ी थोड़ी दूर पे EDB एम्पूल को क्या करेंगे, रस्सी से बांध लेंगे उनको थोड़ी थोड़ी दूर पे, ताकि वो जब फोड़ें हम उसमें जैसे फोड़ के हमने डाला और उसके बाद फिर उतना गेहूँ भर देंगे। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा डंडा है, उसमें हमने यहाँ पर EDB एम्पूल बांधा है तो यहाँ तक हम उसमें गेहूँ भरेंगे, उसके बाद उसको फोड़ देंगे और फिर उसको दोबारा भर देंगे। तो वो जो उसकी गैस निकलती है वो परत दर परत निकलती चली जाएगी। तो ऐसे वो डंडे में बांध के हम उसको कैप्सूल को फोड़ देंगे। जब हमारी जो बंडी है, कुठलिया है, ये पूरी जब हमारे अनाज से भर जाएगी तो इसको हम डंडे को वापस निकाल लेंगे, क्योंकि वो कपड़े में रहता है तो उसमें कांच अंदर गिरेगा नहीं। उसको हम आराम से निकाल लेंगे, उसको निकाल के और अलग रख देंगे और उसके बाद उसके मुँह को हम अच्छे से सील कर देंगे ताकि उसमें हवा ना जाए, हवा का आवागमन ना हो। क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज़्यादा अंदर मिलेगी तो यदि कोई अनाज के कीड़े या अंडे उसके साथ में आए हैं तो वो उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, तो वो अंदर डेवलप होने लगेंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसमें हवा ना लगे, तो हम इस तरीके से इसको निकाल के बाहर कर देंगे। अब यदि हमें गोदाम में अनाज को रखना है तो उस गोदाम की हम बहुत अच्छे से सफाई करेंगे, दीवारों को देखेंगे कि दीवार में कोई क्रैक तो नहीं है, वहाँ पे कोई बिल वगैरह तो नहीं है, कोई छेद तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम पहले पूर देंगे, सीमेंट से बंद करेंगे। यदि वहाँ पे छेद हैं जिसमें चूहे वगैरह हैं तो उन चूहों के लिए हम इंतज़ाम करेंगे कि उसमें सीमेंट जब हम भरेंगे तो
कांच का मिश्रण और सीमेंट का मिश्रण और ना चूहे मार दवाई, इस टाइप की चीज़ें मिक्स करके उन गड्ढों को भर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि सब अच्छे से बंद करके और जो गोदाम में खिड़कियां हों वो हम ये चेक करें कि जो गोदाम की खिड़कियां हैं वो बाहर की तरफ खुलती हों, अंदर की तरफ ना खुलती हों। तो इस तरीके से वहाँ पे हम अच्छे से वो करेंगे। और जब हम बोरे की स्टैकिंग वगैरह करेंगे तो हम देखेंगे कि नीचे लकड़ी के पटिए लगे हों और उसके बाद एक के ऊपर एक बोरे लगाएं। जब पूर्वी हवा चले तब हम अपने अनाज को ना भंडारित करें और इस तरीके से हम सुरक्षित भंडारण करके अपने अनाज को साल भर सुरक्षित रख सकते हैं। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, हमें सफलता जब मिलती है तो उसका सुखद का अनुभव कुछ और ही होता है। ऐसे ही सुखद अनुभव लेते हैं हमारे वो किसान जिन्होंने अपनी कृषि में बहुत अधिक मेहनत करके एक नया मुकाम हासिल किया, जिसे कहते हैं सफल किसान। जी हाँ किसान भाइयों, हमारे हर अंक में हम आपको सफल किसान से मिलवाते हैं। आज भी एक ऐसे ही सफल किसान की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए उनसे मिलते हैं, सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी। लहलहाती फसल और हरे भरे खेत देखकर हम सभी का मन खुश हो ही उठता है। पिछले कई वर्षों में हमारे किसान भाई नई नई तकनीकियों को अपनाकर अपने खेत को तो उपजाऊ बना ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें अधिक मुनाफा भी हुआ है। जब बात किसानों की हो और उनकी सफलता का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हम आपको लिए चलते हैं ग्राम जामुनिया, जिला सीहोर, जहां रहते हैं हमारे एक पढ़े लिखे, सक्षम और सफल किसान राजकुमार राठौर। तो आइए ये कैसे सफल बने और एक नया मुकाम कैसे हासिल किया, जानते हैं इनकी ये बड़ी सफलता इन्हीं की जुबानी। राजकुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। राजकुमार जी, सबसे पहले आप हमें बताइए, हमने आपका पूरा फार्म घूम के देखा है और अनेक प्रकार के उद्यानी फसलें यहाँ लग रही हैं, आप उन्नत किसान हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मेरे दादाजी बोलते थे कि एक आम लगाएंगे तो 100 असम में यदि एक का फल मिलेगा। तो नेचर से जुड़ना चाहिए। आज सड़कों पे सभी में प्रॉब्लम हो रही है, पौधे कम हो रहे हैं, तो किसान तो लैंड से जुड़ा है, तो कुछ एरिया में अपना पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ अच्छे प्लांट लगाएं जो फल में भी काम आए और अर्निंग भी होती है उससे। बिल्कुल आपने सही कहा। राजकुमार जी, आपके पास इस फार्म में कितनी ज़मीन है और किन किन फसलों की आप पैदावार लेते हैं?
मेरे मतलब ये 18 एकड़ है, वो जिसमें 2 एकड़ करीब मैंने आरक्षित कर रखी है पल्सेस के लिए, तुअर की वैरायटियों के लिए, और कुछ किस्में में चुन के खेतों से, जिससे नेचर से बदलाव होता है, प्रकृति बदलाव करती है, मतलब इसमें जिनसों की, उसको क्यारियों में लगा के उसको बढ़ाने के लिए कुछ एरिया आरक्षित कर रखा है। इसके बाद में हार्टिकल्चर मैंने 4 एकड़ में डेवलप कर रखा है, ताकि पर्यावरण में संतुलन रहे और हरा भरा रहे अपना, तो उसका वो कर रखा है मैंने। बाकी में सोयाबीन वगैरह ये सारे क्रॉप बारी बारी से ट्रेडिशनल भी चलती है। तो इसके लिए आपने कहीं प्रशिक्षण के लिए गए अथवा आपको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ हो मध्य प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से? जो देश के नवाचारी किसान हैं वो मतलब उसमें शोध यात्रा होती है हमारी NIF की, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, ये डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक इकाई है जो ग्रास रूट्स पे हम जमीनी स्तर के नवाचार करने वाले लोगों को मदद करता है फंड से भी, और एक उचित सम्मान भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा मिलता है हमारे राष्ट्रपति भवन में। तो इससे हम लोग शोध यात्रा होती है हमारी, तो हम शोध यात्रा में काफ़ी मतलब वो आते हैं मतलब गवर्नमेंट से भी लोग आते हैं। इसके बाद में हमारे नवाचारी किसान जुड़ते हैं, तो उसमें पैदल चलना पड़ता है। तो जैसे यहाँ गर्मी अधिक होगी तो वहाँ पे शोध यात्रा होती है, तो उसमें जाते हैं। यहाँ अधिक सर्दी होती है तो वहाँ जाते हैं, तो यानी देखते हैं कि जीवन कितना परेशानी का है, तो उन लोग के बीच में जाते हैं। तो वहाँ कुछ किस्में मिलती हैं इस तरह की, तो वहाँ से मैं लेके आता हूँ, फिर अपने खेतों पे लगाता हूँ। मतलब 15 सालों में 3 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, अभी तक वर्तमान राष्ट्रपति से लेकर पूर्व राष्ट्रपति से। मेरी सम्मान का दौर वहाँ से शुरू हुआ जब मैंने रिचार्ज 2000 डेवलप की। इसके बाद में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने मेरा आगे भेजा था वो, तो मेरे को नेशनल इनोवेशन अवार्ड मिला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा। नई नई उद्यानिकी फसलों को उगाकर लाभ लेना सच एक बड़ी उपलब्धि ही तो है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हमारे राजकुमार राठौर और न जाने कितने पुरस्कारों से सम्मानित तो है ही साथ वे कई किसानों के एक बड़े किसान मित्र भी बन चुके हैं। उन्होंने अपने साधन बढ़ाने के साथ साथ नई प्रजातियां भी विकसित की हैं और साथ ही एक वेबसाइट भी बनाई है, जिससे उनके जैसे कई नौजवान किसानों को देखकर और पढ़कर सही राह मिल सके। तुअर के बारे में हमारे प्रदेश और देश के किसान आपसे जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि आपने कोई नई वैरायटी डेवलप की है? नहीं, मैंने 1997 में एक ICPL 87 अरहर की वैरायटी लगाई थी, तो उसके अंदर मेरे को एक अनचाहा पौधा मिला था। उसके लंबे समय तक हरा रहना, बड़े बड़े फूल होना, लंबी फलियां होना और गुच्छों में होना, वो पौधा लगातार चलते रहना और 2 क्रॉप देना एक बार की। तो मैंने उसको प्रोटेक्ट करके सिलेक्शन करा उसका, और उसके बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ाया। आज वो वैरायटी मैंने बिटिया के नाम दिया, उसमें रिचार्ज 2000। भारत सरकार ने एक कानून बनाया 1997 के बाद सन 2000 में, तो PVBFR बनाया हम किसानों के लिए धारा 47 के तहत। तो उसके अंदर जो किसान अच्छी जीन्स को संरक्षित करेगा और उसको प्रोटेक्ट करके उसको बीज के रूप में बढ़ाएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका पेटेंट करके देती है। ये मध्य प्रदेश की पहली किस्म में रिचार्ज 2000 जो मेरी बिटिया के नाम से आज भारत सरकार ने उसको पेटेंट करा, और किसानी के बीच में काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी है। हाँ, इसके बारे में आप ये बताएं कि इसमें कितना खाद पानी देना चाहिए और इसकी पैदावार प्रति एकड़ कितनी है? नहीं, नेचर की जो किस्में हैं उसमें वेजिटेबल ग्रोथ बहुत ज़्यादा जाती है उसकी। दूसरा, उसमें ज़रूरत ही नहीं होती कोई फर्टिलाइज़र की, वो नेचर में अपने आप चलती है। तो कुछ अपना ऑर्गेनिक बनाएं, अच्छा खाद बनाएं, वर्मी कंपोस्ट भी डालें, गोबर गैस की सैलरी से बनाएं। इसके बाद नाडेप की टाकी का खाद लें, अपना ट्रेडिशनल देसी खाद कंपोस्ट खाद लेके उसको ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करके उसमें वो करके, और आपका चलता रहता है प्लांट उसमें। कहा था ना मैंने, उनकी खेती करने की शैली ही अलग है। उन्होंने अपनी सोच को अपने खेत के माध्यम से अधिक विकसित तो किया ही है, साथ ही साथ वे समय समय पर सभी किसानों को सही राह भी दिखा रहे हैं और खुद भी कई योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। एक ऐसे किसान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं जिन्हें 3 राष्ट्रपतियों से कृषि के क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त हुआ है। हम उनसे जानेंगे कि वो हमारे देश और प्रदेश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे। नवसृजक होगा देश हमारा ग्रास रूट्स अनुसंधानों से, विश्व अग्रणी होगा भारत इनोवेशन के प्रयासों से। नव परिवर्तन के इस दौर में हर किसान नवसृजक हो जाए, खेतों की तो बात अलग है, मेड़ों पर भी फसलें छा जाएं। किसान भाइयों, अपना ट्रेडिशनल ज्ञान को धरोहर के रूप में रखें और आने वाली पीढ़ी को भी उसको वो ज्ञान संपन्न कराएं, ताकि वो गर्व करे अपने किसान होने पर। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपना ज्ञान संपन्न सब पीढ़ियों में आना चाहिए, ताकि हम किसान होने पर गर्व महसूस कर सकें और अपने जो देसी खेती के बारे में और आपका देसी बीज के बारे में जो पूर्वजों ने जो ज्ञान हमको दिया है उसको संरक्षित करें और आने वाली पीढ़ियों को दें, तो ये देश विश्व अग्रणी होगा भारत। मध्य प्रदेश को जहां 5 बार कृषि कर्मठ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, इसके पीछे राजकुमार राठौर जैसे सफल किसानों की मेहनत ही है। किसानों की लगन और सच्ची मेहनत से ही तो उनके खेत हरी भरी बालियों से झूम उठे हैं।
और फिर से एक बार बम्पर उत्पादन ने साबित कर ही दिया है, मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन चुका है। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में आपने देखा कि किस प्रकार उचित तरीके से भंडारण किया जाए और साथ ही साथ आप सफल किसान से भी मिले। ऐसी ही जानकारियाँ लेकर हम हर बार हाजिर होते रहेंगे। अब मुझे इस समय आज्ञा दीजिए। नमस्कार।